चलो कल की तरह आज मत करना, ठीक है, कि कहीं भी बंद कर दो, ठीक। अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय श्लोक नंबर 13 कोरदूष से स्टार्ट करेंगे, इसको कोदो कहते हैं, ठीक है। कोरदूष आज यहाँ स्टार्ट हो रहा है। कोरदूषा परमग्राही स्पर्शे शीतो विशापह, मतलब कोरदूष जो कोदो होता है वो परम अतिशय ग्राही होता है। ग्राही का मतलब आप समझ रही हैं, मतलब गृहिणी से ही रिलेट करता है, ठीक है। स्पर्श में शीतल होता है, मतलब अगर आप इसको टच करेंगे बनाने के बाद में भी स्पर्श में शीतल है, और विषनाशक होता है, इसलिए कोदो का चावल बढ़िया होता है, ठीक है। विष का भी नाश करेगा। और आजकल स्मॉल अमाउंट में सभी विष ले रहे हैं। प्रिजर्वेटिव किसी भी चीज़ में पड़ गया तो विष ही है, और प्रिजर्वेटिव कहाँ नहीं पड़ा हुआ है, केमिकल डाल के तो सारे फ्रूट्स मिल रहे हैं। फ्रूट्स खाने के बाद में एक आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बताया गया हुआ है कि गुरुता आनी चाहिए खाना खाने के बाद, मतलब सॉरी फ्रूट्स खाने के बाद में कुछ देर तक के लिए भारीपन होना चाहिए। पर कोई भी फ्रूट्स ऐसा नहीं है जिसको खाने के बाद में तृप्ति हो या ऐसा हो। आधे घंटे बाद इतनी तेज़ भूख लगती है कि समझ में आ जाता है कितना केमिकल उसमें यूज़ हुआ था, ठीक है। वो विष है, ठीक, जो अपोजिट काम करता है, ठीक है। यव का देखिए 13 नंबर में बताया है, रुक्ष शीतो गुरुहु स्वादुहु सरो विड वात कृत यवः। यहाँ पे कौन से जौ के लिए बताया गया हुआ है? जौ, अगर देखा जाए जौ, जौ देखा है कभी? वो गेहूं के खेत में जो बगल में उसके भाई रहता है, उसके एक छोटा सा बहुत हार्ड सा उसका शेल रहता है, और साथ ही साथ में पीस दो, वही है जौ, ठीक है। एक होता है जई भी बोलते हैं उसको, अपने यूपी में जई बोलते हैं, ब्लैक कलर की इतनी छोटी छोटी, उसको ब्रीही बोला हुआ है, इतनी इतनी बड़ी बड़ी होती है ब्लैक कलर की, वो अनुयव बोलते हैं उसको। ये यव है जो अभी मैं बताने जा रही हूँ, यव है, जौ है, और उसके बाद जो बताएंगे वो अनुयव है, मतलब वो उसका छोटा भैया है, ठीक है। यव के बारे में बता रहे हैं कि वो रुक्ष होगा, मतलब ड्राइनेस लेकर आएगा, और ड्राई भी होता है, शीतल होता है, ठंडा होता है, गुरु भी है। रुक्ष होने के साथ में गुरु भी है, ध्यान रखना, बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। मधुर है, शीतल है, मधुर होने के साथ में सरगुण है, मृदु रेचक भी है। मल और वातवर्धक है, मतलब मल भी बढ़ाएगा और वात का भी वर्धन करता है। वृश्य है, मतलब डायरेक्ट शुक्र धातु पे कार्य करने वाला है। स्थैर्य कारक है, पेशेंट है क्या? स्थैर्य कारक है, मतलब स्थिरीकरण लेकर आता है। स्थिरीकरण का मतलब होता है बॉडी में स्थिरता लाना, मतलब जो बॉडी इधर उधर जो सेल इधर उधर जा रहे थे, इधर उधर इन द सेंस की कुछ कॉम्बिनेशन सही लग नहीं रहते। जौ का उपयोग जब देखेंगे तो गर्मियों में करने के लिए जो है ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं जौ का सत्तू पीने के लिए, है ना। बोलते हैं ना कि ठंडा होता है, तो शीतल होता है डेफिनेटली, पर उसका नियम कानून अलग है पीने के लिए, ठीक है। स्थैर्य कारक है मूत्र और मेद और पित्त और कफ, इन सब को नष्ट करेगा। अब मूत्र ही नष्ट नहीं करेगा, इससे रिलेटेड व्याधि को नष्ट करेगा, या मेद और पित्त से रिलेटेड व्याधि को कम करेगा, कफ और से रिलेटेड व्याधि को कम करेगा। बॉडी में अगर कफ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो भी वो कम करेगा, पित्त की मात्रा बढ़ी हुई है तो भी कम करेगा, मेद भी कम करता है। इसीलिए लोग जो जौ का सत्तू पीते हैं उसके बाद खाना नहीं खाते हैं, मतलब ये नियम है। जो लोग को पता है कि सत्तू कैसे पीना है, सत्तू कभी काट के नहीं खाया जाता है, दांत से नहीं खाना है, उसको चाटना भी नहीं है, उसको पिया जाता है, पीने के लिए बोला है। और चने का सत्तू नहीं है वो जौ के सत्तू के बारे में बात कर रहे हैं। तब वो मेद को कम करेगा, मतलब वहाँ पे वो पिघलाता है मेद को, ठीक है। पीनस, पीनस का अर्थ होता है रनिंग नोज़ या कोराइजा या राइनाइटिस, ऐसा समझ लो। श्वास व्याधि, मतलब ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कास खांसी सबको पता है। उरु स्तंभ बड़ी अच्छी व्याधि होती है, बड़ी मज़ेदार है। उरु मतलब थाई रीजन, ठीक है। थाई रीजन में स्तंभ हो जाना, मतलब स्टिफनेस आ जाती है, पेशेंट नॉट एबल टू वॉक इवन, इतनी ज़्यादा स्टिफनेस होती है। और सिर्फ कहाँ कहाँ, थाइज़ में, मतलब जो लॉन्ग बोन है वहाँ पे स्टिफनेस रहती है। और इसमें कोई पंचकर्म भी नहीं किया जाता है, आपने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। कंठ रोग, मतलब ये गले से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कंठ की जब बात आती है, जब कंठ बोला जाता है तो यहाँ वॉइस से रिलेटेड ज़रूर है। वॉइस में जब क्षीणता आने लगती है या जर्जरता आने लग, क्षीणता मतलब कि जैसे बोली नहीं निकल पा रही है इतना ज़्यादा, ठीक है, उस कंडीशन में त्वक विकार को भी नष्ट करती है। त्वक, मेद, कफ सब मिले हुए हैं,
है ना। मेद बढ़ता है तभी तो त्वक विकार सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, कफ बढ़ता है तो उसका मतलब विकृत रूप है, ठीक। तो उससे आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं जौ से। अब आता है अनुयव, मतलब जो पतले जौ होते हैं, ये यव से थोड़े कम गुण वाले होते हैं। और बांस में भी जौ होता है, देखा है कभी? बांस का पेड़ जो होता है उसमें भी जौ होते हैं छोटे छोटे, उसको बांस का चावल बोलते हैं। नहीं देखा है? गांव जाना तब देखना कहीं, बांस का पेड़ मिले, या हमारे घर पे अगर कहीं मिलेगा तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। वंशज जिसको बोला जाता है, वंशज मतलब वंश मतलब वंश से जन्मा, वंश मतलब बाम्बू, बाम्बू से जन्म लिया हुआ वंशज, इसलिए इसको बांस का जौ या बांस के बीज भी बोलते हैं उसको। ये रूक्ष होता है और उष्ण होता है। यहाँ शीतल बताया था ना, ये उष्ण हो जाता है, ठीक है। शुक धान्य में एक लास्ट चीज और बता रहे हैं, गेहूं। इसको संस्कृत में गोधूम कहते हैं। आपको गिलो तो डाइकोटिलडॉन था, डाइकोटिलडॉन है, केवल पेट फटा हुआ है, अलग नहीं है, ठीक है। मतलब डाइकोटिलडॉन की तरफ जाने वाला ऐसा समझ लो, और यही बीच में ही रह गया, ठीक है। उसकी संरचना है जस्ट फॉर जो पर्पस। गेहूं जिसको बोलते हैं गोधूम कहते हैं, वृष्य होता है ये, वृष्य शीतो गुरु स्निग्धो जीवनो वात पित्त हा। वृष्य है मतलब ये शुक्र धातु तक कार्य करेगा, शीतल है बहुत ठंडा होता है, गुरु है भारी होता है। लोग क्या कहते हैं, चावल नहीं खाएंगे, गेहूं की रोटी खिला दो, हल्का होता है, हल्का नहीं होता, गुरु होता है वो, स्निग्ध होता है, जीवनदायक है डेफिनेटली, वात पित्त का नाश भी करेगा, भग्न और अंगों में संधान करने वाला, भग्न में यूज़ करेगा, भग्न में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, संधान कारक होता है ये, मतलब चीज़ों को जोड़ने का कार्य करना, तो मल को भी जोड़ेगा ये, ठीक है। और क्योंकि ऐसा नहीं लिखा हुआ है, जब श्लोक में देखेंगे तो संधानकारी लिखा हुआ है, तो संधान केवल अंगों का ही नहीं, ये अस्थियों का ही नहीं बताया, कहीं भी संधान होना, 2 सेल का भी संधान होगा, 2 टिश्यूज़ का भी संधान होगा, है ना। तो वहाँ हर जगह पे संधान कारक है ये। मधुर रस वाला होता है, स्थिरता कारक होता है और अनुलोमक होता है, मतलब ये स्थिरता लेने के बाद भी अनुलोमक होता है, और बंध तो कर ही रहा है, तो ये मल का भी बंध भी समझ ली, मतलब बांधने का कार्य करेगा। 16 नंबर का श्लोक देखिए, पथ्यानंदी मुखा शीता कषाय मधुरा लघु। नांदी मुखा या नंदी मुखा कहते हैं, पतला और लंबा गोधूम होता है, पतला सा और लंबा सा गोधूम होता है। गेहूँ कई प्रकार के होते हैं, गेहूँ एक शीतकालीन ग्रीष्मकालीन, तो बचपन में ही पढ़ा था, बाकी यहाँ पे अपने आयुर्वेद में दूसरा भी गेहूँ बताया गया हुआ है, पतला पतला होता है गेहूँ वो, ठीक है। पथ्य होगा, शीतल होता है, और कषाय रस वाला थोड़ा सा होता है, मधुर होगा और लघु होता है, ठीक है। इति शूक धान्य वर्ग, यहाँ पे शूक धान्य खत्म हुआ। नेक्स्ट आते हैं दूसरा वर्ग, अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय का जो दूसरा वर्ग है, अथ शिम्बी धान्य वर्ग, मतलब अब दाल पे आ जाइए, पल्सेस। गेहूं चावल हो गया, अब दाल खाएंगे। दाल के बारे में श्लोक नंबर 17 से स्टार्ट करिए, देखिए बहुत अच्छी अच्छी दालों के बारे में बताए हुए, लेकिन सबसे पहले नंबर की दाल उन्होंने बताई क्या, मुद्ग। सेकेंड नंबर की बताई आढ़क। मुद्ग क्रम का बहुत ज़्यादा महत्व है यहाँ पे, मुद्ग पहले नाम ले लिया है, जब शुक धान्य बता रहे थे तो रक्तशाली सबसे पहले नाम लिया था, वो सबसे श्रेष्ठ था, यहाँ मुद्ग बताया है तो मूंग की दाल सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। आढ़ की मतलब अरहर सेकेंड नंबर पे हो गया, मसूर आदि ये सब शिम्बी धान्य हैं, मतलब ये पल्सेस में आते हैं। अब इनके गुण बता रहे हैं, आदि कह दिया है मतलब बहुत सारे भी दाल और बताएंगे, इतने 3 पे ही नहीं सीमित हैं। विबंध कारक हैं, मतलब कि ये कॉन्स्टिपेशन लाते हैं, कषाय रस वाले होंगे, मधुर होते हैं, संग्राही होंगे, कटु विपाक होता है इनका, शीतल होते हैं, शीत गुणात्मक होते हैं, लघु होंगे, और मेद कफ रक्त पित्त में पथ्य होते हैं। मतलब अगर इनसे रिलेटेड व्याधि है, मेद कफ रक्त पित्त से रिलेटेड, तो इनको पथ्य मानिए, बहुत अच्छे हैं ये, मतलब पच जाएंगे जल्दी। लेप और शेक में भी उपयोगी होते हैं, इनका लेप भी किया जाता है, बहुत मतलब देखो खाने वाली चीज़ों के भी उपयोग इन्होंने औषधियों में किया हुआ है, परिषेक भी किया जाता है और लेप भी किया जाता है इनका, ठीक है। जब आप जो है वो देखते हैं
उद्वर्तन चिकित्सा, उद्वर्तन चिकित्सा में भी दालों का यूज़ हुआ है, मसूर की दाल यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उद्वर्तन मतलब जो ड्राई पाउडर लेके मेद को कम करने के लिए जो घर्षण चिकित्सा दी जाती है, दैट वन। अब एक एक का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला नंबर है मुद्ग का। वरो अत्र मुद्गो अल्पचलः कलायस्त्ववी वातलः राजमाशो अनिलकरो रूक्षो बहुशकृत गुरु। शिंबी धान्य में सबसे श्रेष्ठ है ये, सबसे पहली बात है। वरो अत्र मतलब सबसे ऊपर समझिए इन्हें, ठीक है। अल्प चल गुण वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा वायु नहीं क्रिएट करेगा, अल्प चल गुण वाला है ये, ठीक। क्योंकि यहाँ पे बात कर कह दिया है ना कि वात को बढ़ाएगा, दालों के बारे में बताया हुआ है। इसीलिए तो जब जो है आर्थराइटिस की कंडीशन होती तो अभी तो अरहर मेन मिलती नहीं है, आढ़ की दाल, इसलिए अरहर की दाल तुरंत मना कर देते हैं, क्योंकि अगर नी वे पेन स्टार्ट हो गया है तो अरहर की दाल को आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। वायु को अल्प कुपित करेगा, अल्प चल गुण वाला है। कलाय, कलाय मतलब क्या होता है भाई? दूसरी दाल आ गई है, मटर। खाई हो मटर की दाल? हाँ, तो मटर की दाल अति वात वर्धक होता है, बहुत वात कारक होता है ये, ठीक है। और चाट पकौड़ी में तो ज़्यादा पड़ जाता है, तो जब गर्मियों में ये बारिश में जब वात वर्धक चिकित्सा करने के लिए बोला हुआ है तो आप वात वर्धक चीज़ें खा रहे होते हैं, मटर, चाट, है ना। राजमाश, राजमाश भी एक दाल है, ठीक है, वायु कारक होता है, रूक्ष है। राजमाश मतलब क्या? ब्लैक वाली उड़द माश, ठीक है। और वायु कारक होता है, ये भी बात बढ़ाता है, रूक्ष होता है, ड्राई होता है, मल को बढ़ाने वाला है ये, बहुशकृत और गुरु होता है। जब अल्प मात्रा में मल आता है और लोग मतलब पेशेंट अगर ये कंप्लेन करता है कि मल की मात्रा बहुत कम हो रही है, तो एक टाइम उसको उड़द खाने के लिए बोल दो। अब वायु का कंडीशन देख लेना है कि वायु तो नहीं बढ़ी हुई है, क्योंकि वायु बढ़ी हुई कंडीशन में रहेगा तो उड़द दे देंगे अगर राजमाश खाने के लिए, तो वायु कारक ऑलरेडी है, वायु और बढ़ जाएगा, ठीक है। वायु की कंडीशन कम मतलब ठीक होने पे और केवल मल की मात्रा अगर बढ़ानी है तो राजमाश इज़ गुड, ठीक है। कुलथ 19 नंबर, कुलथ बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि कुलथ इज़ ऑल्सो अ ट्रीटमेंट फॉर द कैलकुलस, ठीक है। तो कुलथ जैसे देखो, ज़रूरी नहीं है कि चिकित्सा स्थान तक जाया जाए। आज वही बात हो रही थी कि जो है चिकित्सा स्थान में ही केवल नहीं चिकित्सा लिखी हुई, सूत्र स्थान इज़ ऑल्सो अ चिकित्सा थिंग। यहाँ पे आहार चिकित्सा बताई हुई है, विहार चिकित्सा बताई हुई है, ठीक है। और वहाँ पे डायरेक्ट मेडिसिन दी है। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा नहीं होता है, जैसे अपने घर में ही कोई अगर पेशेंट मिल गया और आपको तुरंत मेडिसिन नहीं दिखाई दे रही है, तो ये आहार चिकित्सा है ना, आप इसका उपयोग करिए ना। तो और या फिर कोई जैसे बहुत गरीब पेशेंट आ रहे हैं आपके पास में, अब उनके पास में कैलकुलस की मेडिसिन लेने की पैसे नहीं है, सब्जी वाले हो गए या जो ये बेगारी का काम करते हैं, मतलब जो मजदूर हो गए, ये लोग कहाँ इतने मेडिसिन ले पाएंगे। 1 महीने करेंगे, 2 महीने करेंगे, उसके बाद फिर सरकारी में जाके ऑपरेशन करा के चले आते हैं, है ना। तो उनके लिए भी ये चीज़ें अच्छी होती हैं, जो आप आहार चिकित्सा उनको बता दीजिए। पेशेंट वैसे कन्विंस नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है डॉक्टर साहब को कुछ आता ही नहीं है अब, कि हमको ये खाने के लिए बोल रहे हैं, हम यहाँ दवा के लिए आए थे, हमको ये कह रहे हैं। कुलत्थ का देखिएगा, कुल्थी में क्या क्या बताया, उष्ण होता है, विपाक में अम्ल रहेगा, शुक्र, अश्मरी, श्वास, पीनस, कास, अर्श, कफ और वातनाशक होता है। अर्श में भी यूज़ होगा अगर गांठें बन गई हैं तो, हीमोरॉइड्स में, वहाँ भी कुलत्थ का उपयोग किया जाता है। कुल्थी की दाल एक टाइम पे खाने के लिए बोल दो। और कुल्थी की दाल देखा है तुमने? कुल्थी की दाल अरहर जैसे ही होती है, बिल्कुल वाइट वाइट होती है, इतनी छोटी छोटी होती है, पत्थर जैसी बिल्कुल होती है, वो उबलने में ही इतना टाइम लगा देती है। पाउडर में अगर करके दिया जाता था, अभी यहाँ पेशेंट को कई बार दिया हुआ है, पाउडर में भी करके अगर दिया जाता था तो मिक्सी 2-3 तोड़ देता था वो, उसके बाद जाके पिसता था, हार्ड इतना होता है वो, खुद हार्ड है। शुक्र का भी भेदन करता है वो, शुक्र भेदन मतलब शुक्र का भी वो नाश कर देता है। इसलिए वो भी ध्यान रखना है कि पेशेंट उस कंडीशन में तो नहीं कि शुक्र भी उसको यूज़ करना है, वो वाले कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अश्मरी, अश्मरी कहीं की भी अश्मरी मतलब कि कैलकुलस, जिसको कहते हैं पथरी हो जाना,
वो काम करेगा हर जगह की। श्वास मतलब सांस की प्रॉब्लम में भी काम करता है ये, अम्ल विपाकी और उष्ण होने के कारण। पीनस मतलब राइनाइटिस, रनिंग नोज। कास मतलब समझ में आ ही रहा है, खांसी। अर्श, इसमें मेन चीज़ जो है वो शुक्र, अर्शमरी और अर्श, इनका ध्यान रखना है। वात और कफ का नाश करता है, वात और कफ का एक साथ में नाश कर रहा है, ध्यान रखना इस चीज़ को। वात और कफ का जल्दी कोई भी आहार मिलता नहीं है जिसको एक साथ में वो कम करे, क्योंकि वात और कफ के दोनों के अपोजिट गुण होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कुलत्थ का ध्यान रखना। परम पित्त रक्तवर्धक होती है, पित्त बढ़ने न पाए ये भी ध्यान रखना है। पित्त रक्त भी इसमें ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए पित्त मतलब विदाही कारक है। विदाही सबसे पहले इन्होंने बताया, विपाक में अम्ल है तो विदाही करेगा ये, ठीक है। उसको कंट्रोल करके बाकी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। निष्पाव, सेम, सेम की दाल जो होती है, मतलब सेम जैसे देखते हैं आप लोग। वात पित्त रक्त स्तन्य और मूत्र को बढ़ाता है। वात भी बढ़ाएगा, पित्त भी बढ़ाएगा, रक्त भी बढ़ाता है, स्तन्य भी बढ़ाने में भी हेल्पफुल रहता है, मूत्र को भी बढ़ाएगा। गुरु भारी होता है, थोड़ा सा मृदु रेचक रहेगा, मतलब ये मोशन थोड़ा सा लेकर आता है। विदाह कारक है ये निष्पाव। और दृष्टि शुक्र कफ शोथ और विष का नाश करता है। कुछ कुछ चीज़ें इसमें अच्छी हैं, कुछ कुछ चीज़ें खराब भी हैं। दृष्टि का भी नाश करेगा, निष्पाव अगर सेम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो विज़न कमज़ोर होता चला जाता है। बाकी शुक्र का नाश तो ये भी कर रहा है, कुलत्थ भी और ये भी। कफ और शोथ और विष का भी नाश करता है, मतलब ये शोथ में भी दे सकते हैं क्योंकि मूत्रवर्धक है ना, मूत्र के थ्रू वो शोथ को वैसे भी कम करने वाला है और विष का नाश भी करने वाला है, ठीक है। श्लोक नंबर 21 देखिए, उड़द। अब आ गया माश। वो राजमाश था, बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पे ये माश है। लगभग सेम ही आप इसको पाएंगे। स्निग्ध होता है, बल श्लेष्म मल और पित्त को बढ़ाने वाला, सेम ही सेम लगभग होता है। थोड़े से गुण इसके कम हो गए क्योंकि वो राज लग गया, राजा जी हो गए वो। राजमा तो नहीं हो? नहीं राज वो अलग है, राजमा हद है, राजमा नहीं है वो, ठीक है। सरगुण का होता है, गुरु भी है, उष्णवीर्य है, वातनाशक है, मधुर रसात्मक है और शुक्रवर्धक है और शुक्र रेचक भी होता है, मतलब शुक्र को ये निकालने वाला भी होता है। बाजीकरण में आप देखिए उड़द खाने के लिए बोला गया। जब बाजीकरण चिकित्सा बताई गई हुई है, चरक चिकित्सा स्थान 2 चैप्टर, वहाँ पे जब क्या नाम इसका, संतति प्राप्ति के लिए पुरुष को मांस खाने के लिए बोला। मांस मतलब वो मांस नहीं, मांस अलग है। मांस मतलब उड़द खाने के लिए बोला हुआ है। शुक्र वर्धक भी है और शुक्र रेचक भी है। सही समय पे शुक्र का निकल जाना, रेचक मतलब ये नहीं बही जा रहा है, सही समय पे उसका निष्कासन होना, ठीक है। तो शुक्र रेचक भी है, शुक्र वर्धक भी है, शुक्र का की मात्रा भी बढ़ाता है। अगर स्पर्म काउंट कम रहता है तो भी इसका यूज़ किया जाता है आहार में, ठीक है। जो लोग प्लान करके जो है अपना मतलब आगे गर्भ की प्राप्ति के लिए जो प्लानिंग वाले होते हैं उनके लिए ये बताया जाता है आप उड़द खाइए, ठीक है। कितना टाइम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो 22वें नंबर का बताया हुआ है काकांडोला। नाम खतरनाक लगा ना, काकांडोला ऐसे टाइप का। कौच मतलब केवाच, केवाच देखा है, कपी कच्छू है ना, जिसको छूते ही इचिंग शुरू हो जाती है। फली देखिए उसकी, फली होती है, उसकी फली होती है सेम जैसी फली होती है उसकी, कौच की, केवाच की। उसका जो आउटर जो उसकी फली होती है, मतलब जो उसका जो शेल होता है जहाँ पे बीज अंदर रहते हैं, अंदर की बीज नहीं, उसका जो शेल होता है वही इचिंग लाता है। उसको हटा के अंदर के बीज जो होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल माश के तुल्य जैसा ही होता है, मतलब शुक्रवर्धक है, शुक्र रेचक है, स्निग्ध है, बल है, बिल्कुल माश जैसा ही इसका कार्य होता है, ठीक है। आत्मगुप्ता भी बोलते हैं कि इसको कौच को, एक बड़ी कौच होती है, एक छोटी कौच होती है, कितनी बड़ी बड़ी फलियाँ आती हैं, दैट इज़ ये काकांडोला, और जो छोटी छोटी आती हैं दैट इज़ आत्मगुप्ता या फिर कौच बोलते हैं, केवाच बोलते हैं, ठीक है। अपने यहाँ आत्मगुप्ता ही रखा है।
नेक्स्ट देखिए तिल। तिल की जब बात करते हैं पूरे आयुर्वेद शास्त्र में, जब तिल की बात करते हैं वहाँ ब्लैक तिल ही यूज़ करना है, ब्लैक के बारे में बताया है, वाइट वाला नहीं, ठीक है। तो तिल के बारे में, तिल भी ध्यान रखने लायक चीज़ है। उष्णवीर्य होता है, त्वक दोष नाशक होता है, ध्यान रखना। तिल का तेल जो होता है या तिल जो खाते हैं वो त्वक दोष नाशक होता है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन एक जगह कृमि भी करता है जो त्वक रोग बढ़ाता है। कौन सा कॉम्बिनेशन में? तिल और तिल और गुड़ के साथ में कॉम्बिनेशन अगर खाया जाता है तो वो भी ये दिक्कत करता है कि वो त्वचा रोग बढ़ा देता है। लेकिन इसका केवल अगर यूज़ होता है लगाने में या खाने में तो ये त्वचे होता है। त्वचे मतलब त्वचा के लश्चर बढ़ाता है, त्वचा के रोगों को कम करता है। स्पर्श में शीत होता है, केश भी होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए जब अपने रीजन में कोई हेयर ऑयल, जब हम लोगों ने हेयर ऑयल बनाया हुआ था तो वहाँ पे ब्लैक तिल का तेल ही यूज़ किया हुआ था, याद है? 60 लीटर का जब बना हुआ था तब वो ब्लैक तिल मंगवा के उसको तेल निकलवा के तभी यूज़ हुआ था, ठीक है। बल को बढ़ाने वाला होता है। गुरु है, मूत्र को कम करता है, मूत्र को थोड़ा सा कंसाइज करेगा। बहुत ज़्यादा जिनको अति मूत्रता वाली प्रॉब्लम होती है उनमें, मेह वाली कंडीशन में, यस, तो उसमें इनमें दिया जा सकता है। कटु विपाक वाला होता है, विपाक इसका कटु रहेगा इसलिए बात इससे रिलेट करेगा। मेधा, अग्नि, कफ और पित्त को बढ़ाने वाला होता है। मेधा भी बढ़ाएगा, अग्नि भी बढ़ाएगा, कफ भी बढ़ाएगा, पित्त बढ़ाएगा। अब जो है अगर शारीर स्थान में देखा जाए, चरक संहिता शारीर स्थान में, तो वहाँ पे गर्भ धारणा के पहले स्त्रियों को तिल बोला है लेने के लिए, उष्ण वीर्यात्मक है, ठीक है, इसके लिए। और वैसे भी हम बताते हैं ना वो एग्स के नंबर बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चलो नेक्स्ट कल देखते हैं, ठीक है।